हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोगों का क्लास 11th अकाउंट्स का सेकंड लेक्चर है। तो चलो हम लोग फटाफट फर्स्ट लेक्चर को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या सब सीखा था। तो हमने सबसे पहले बात करी थी कि अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो हमने बात करी थी अकाउंटिंग के नीड की। अब बच्चों, अकाउंटिंग का नीड दो वजह से होता है। एक तो होता है कि आपको डेली बेसिस पे बिजनेस का हिसाब किताब रखना होता है, पैसों का हिसाब किताब रखना होता है, यानी आप डे टू डे मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, इसीलिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा जरूरत हमने बात करी थी कि हमें तो ये भी पता लगाना है कि कमाई कितनी हो रही है बिजनेस से, टू नो द बिजनेस परफॉर्मेंस। तो मेनली इन दो वजहों से अकाउंटिंग की जरूरत होती है। उसके बाद हमने सीखा था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो हमने बात की थी कि अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटी। यानी अकाउंटिंग के अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड है। वो भी अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का प्रोसेस है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस। अब रिकॉर्डिंग जो होता है वो जर्नल के अंदर की जाती है। रिकॉर्डिंग जिस बुक में किया जाता है उसे जर्नल बुक बोला जाता है। ठीक है, उसमें पूरे बिजनेस के लेन देन को उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर उसके नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग जगह बांट देते हैं, क्लासिफाइंग यानी ग्रुप बना देते हैं कि परचेज एक जगह रहेगा, सेल्स एक जगह रहेगा। ठीक है, तो उस को क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और वो किस बुक में किया जाता है? लेजर के बुक में। और उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग आती है। समराइजिंग में क्या होता है कि हम उसको एक पेज के अंदर सारे बैलेंस को लिख लेते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करना, फिर समराइज करने का एक प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं बच्चों, वो सिस्टमैटिकली करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकली मतलब एक प्रॉपर वे में, इसका एक रूल रेगुलेशन है, उसको ध्यान में रखते करते हैं, ध्यान में रखकर हम करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि हमें सिस्टमैटिकली करना पड़ता है। और हम केवल उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म में हो। इसीलिए हम बिजनेस ट्रांजेक्शन जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आएगा, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हम रिजल्ट का पता करते हैं, रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो इस अकाउंटिंग के डिफिनीशन को हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हमने सीखा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इसके लिए हमने एक कोड हमने डिस्कस करी थी, IMRC-SAC। आई फॉर क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करना कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है भी और नहीं है। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन का सेकंड पार्ट होता है मेजरमेंट करना। हम मेजरमेंट करके ये पता लगाते हैं कि उसको मनी के टर्म में हम मेजर कर पाएंगे और उसका मनी का क्या वैल्यू रहेगा। उसके बाद R फॉर रिकॉर्डिंग करते हैं, C फॉर क्लासिफाइंग करते हैं, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, और बाद में सबसे लास्ट में क्या करते हैं? रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी बिजनेस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस का पार्ट है और उसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो बिजनेस का पार्ट है या नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका मोबाइल का शोरूम है, आप रेंट पे किए, सैलरी स्टाफ का दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और अपने घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए। तो आप जो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पे कर रहे हो, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो हम अकाउंटिंग के अंदर केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट की बात करी थी, मेजरमेंट। हमें मनी के टर्म में मेजर करना होगा। और जैसे हमने बात करी कि सैलरी पे किया, रेंट पे किया, तो कितना में पे किया, ये जो रुपीज का टर्म होता है ना कि कितने में पे किया, इसी को मेजरमेंट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? मेजरमेंट। ठीक है, और सर अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाए तो फिर उस केस में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक में। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, आप किसी मैनेजर को अपॉइंटमेंट करते हो तो इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि उसको मनी के टर्म में आप मेजर नहीं कर पाओगे। फिर जब आप उस मैनेजर को सैलरी दोगे तो फिर उसकी आप रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है,
अब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की। अब देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग में हमने क्या बात करी थी कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और उस प्रोसेस को जर्नल का प्रोसेस बोला जाता है, जर्नल एंट्री हम लोग बोलते हैं इसको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के भी नाम से जाना जाता है। इसमें सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन इस जर्नल एंट्री के बुक में आपका पड़ा रहेगा। फिर अब क्या करना होता है, अब उसको हमें अलग अलग जगह पे क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, यानी नेचर को देखते हैं कि सेम कैटेगरी का जो ट्रांजैक्शन रहता है उसको एक जगह पे रखते हैं, दूसरे कैटेगरी का ट्रांजैक्शन रहता है दूसरे जगह रखते हैं। जैसे परचेज, अब एक साल में आप सोचो परचेज कितने बार, लाखों बार हुए होंगे, तो पूरे परचेज के ट्रांजैक्शन को एक जगह रखा जाएगा, सेल्स के ट्रांजैक्शन को एक जगह रखा जाएगा, बैंक के ट्रांजैक्शन को एक जगह रखा जाएगा। यानी हम कैटेगरी जो है नेचर के हिसाब से डिसाइड करके एक एक जगह रखते हैं, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लेजर प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से ही तो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। यानी जर्नल बना दिया, जर्नल में सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक जगह रहता है, फिर उसको अलग अलग नेचर के हिसाब से लेजर में क्लासीफाई कर दिए, और तब जाके उसका एक लिस्ट बनाए कि परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, कैश कितना बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं समराइजेशन। चलो, उसके बाद हमने 6 पॉइंट बात करी थी कि रिजल्ट की एनालिसिस करना। अब देखो, हमने समरी बना लिया, समरी से बैलेंस शीट पीएल बना लिया, और फिर उसके रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब ये एनालिसिस हम लोग क्लास 12 में सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये सब हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, जैसे ही रिजल्ट का पता चल जाता है, हम इस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं उन लोगों के बीच में जिनको एक्चुअली जरूरत है। जैसे कि आपके बिजनेस में अगर किसी ने पैसा लगाया, यानी इन्वेस्टर, बैंक आपको कर्जा दे रखा है, या आप किसी से उधार गुड्स खरीद के रखे हो, या मैनेजमेंट, इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने की जरूरत होती है। और बुक्स ऑफ अकाउंट जब रिजल्ट के रूप में आता है तो उसे हम एनुअल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर रखी थी। आप लोगों ने कोई सा भी डाउट नहीं पूछा, इसका मतलब मैं मानता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग को एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप लोग मुझे फटाफट ये कमेंट्स करके बताना कि आप लोग को पीडीएफ में पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है कि नॉर्मली मैं लिख लिख के पढ़ाऊं। जैसे आज की क्लास में लिख के आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग जज करके बताओ कि आपको कौन सा क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है। आपको पीडीएफ में पढ़ना पसंद आता है या फिर लिख लिख के अगर मैं पढ़ाऊं तो वो पसंद आता है, तो आप लोग बताओ, उसके हिसाब से हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो फटाफट आज की क्लास बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम किस पर्पस से अकाउंटिंग करते हैं। तो सर आपने तो नीड ऑफ अकाउंटिंग बता रखी थी कि दो चीज के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। एक तो करते हैं लेन देन, बिजनेस के लेन देनों का हिसाब किताब रखना, ठीक है, और दूसरा जो कितना कमा रहे हैं, बिजनेस से कितनी कमाई हो रही है उसका पता लगाना, इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बच्चों ये भी ऑलमोस्ट वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है, नीड ऑफ अकाउंटिंग वही ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा इसको हम थोड़ा सा 4-5 पॉइंट में लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम में आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो वही दो बातें जहां पे हमने बोला था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और दूसरा हमने बात करी थी कि बिजनेस का परफॉर्मेंस यानी कितना पैसा कमा रहे हैं उसको पता लगाना। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, बिजनेस अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रखना। कीप, आप मेरे साथ लिखो, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो लेन देन होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो लेन देन होते हैं उसका क्या करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है।
ठीक है, आपने बिजनेस अकाउंटिंग का तो डिफिनीशन देखा था कि उसमें ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिस्टमैटिक होती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बिजनेस में जो लेन देन होते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसका रिकॉर्ड जो है सिस्टमैटिक रखना। सर सिस्टमैटिक क्यों रखेंगे? अब देखो सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा कि डेट वाइज रखना। ठीक है, तो अब डेट वाइज अगर हम नहीं रखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन मिस हो जाए, किसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग में गड़बड़ी हो जाए। इसीलिए हमें बिजनेस रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रखने की जरूरत होती है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बात करी थी कि बिजनेस का परफॉर्मेंस का पता लगाना, तो कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस से क्या कमाई हो रही है उसका पता लगाना। तो ये दो जो हमने बात करी नीड ऑफ अकाउंटिंग, वो तो एज इट इज है, थोड़ा सा इसमें हम एडिशनल पॉइंट जोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? असर्टेन करना फिनेंशियल पोजीशन, असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखो असर्टेन का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता दो। असर्टेन क्या होता है? असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। असर्टेन का मतलब क्या होता है? पता लगाना। फिनेंशियल पोजीशन, अब क्या पता लगाना? फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, यानी हमारे पास जो नेट वर्थ है बिजनेस का वो क्या है, नेट वर्थ क्या है बिजनेस का, वो पता लगाना। अब जैसे ही बच्चों आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो आपका नेटवर्थ पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में एसेट कितने हैं, आपके बिजनेस में कितना पैसा आपने लगा रखा है, और बाहर से आप कितना कर्ज ले रखे हो। कर्ज ले रखे हो इसका मतलब लायबिलिटीज आपका कितना है। ठीक है, ये चीज आपको अकाउंटिंग करने से ही पता चलेगी। आप जब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपने देखा था बच्चों कि हम समरी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट का पता लगाते हैं, उसके लिए पीएल अकाउंट बनाते हैं, और फिर फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए इन एसेट कैपिटल लायबिलिटीज की जानकारी हासिल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, इससे हमारे कंपनी का नेटवर्थ पता चल जाता है, यानी हम बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन की जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब सर फिनेंशियल पोजीशन की जानकारी हासिल करने की जरूरत क्या है? अब बच्चों आप जब बिजनेस करोगे तो आपको ये जानना जरूरी रहेगा ना कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है। संपत्ति आप समझते हो, आई होप आपको ये जानकारी, वैसे तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम बहुत डिटेल से समझेंगे कि संपत्ति क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, बट बेसिक ब्रीफ बता देता हूं। वो संपत्ति क्या होता है? संपत्ति होता है कि जो जिसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, बिजनेस में जिसको आप इस्तेमाल करते हो और जिसका एक वैल्यू होता है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, प्रिंटर, मशीन, ये सब क्या है? संपत्ति है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये चीज की जानकारी जरूरी है कि आपके पास एसेट कितनी है। दूसरी बात होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपने पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में। ठीक है, तीसरा होता है लायबिलिटीज, आप लोगों से कितना पैसा ले रखे हैं। ये सब जानकारी आप अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता कर पाओगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन का पता कर पाओ, और ये तभी कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को रखना, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, और तीसरा था फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। चलो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अब देखो बच्चों, आप अपने बिजनेस का प्रोग्रेस कैसे पता कर पाओगे? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है सर? उन्नति। आपका बिजनेस तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर नुकसान में जा रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमको फायदा हो रहा है हर साल या नुकसान हो रहा है, पिछले साल कितना फायदा हुआ था, इस साल कितना फायदा हो रहा है। तो इससे हम ये पता
कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हम देखेंगे कि हमारा एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारा लाइबिलिटीज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम प्रोग्रेस तो तभी देख पाएंगे ना जब हम अकाउंटिंग की रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलो अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि प्रोवाइड करना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब देखो बच्चों, अकाउंटिंग जो है ना इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली। आप हर स्टेप पे देखो, आप जर्नल बनाते हो तो क्या होगा कि जब भी आप मान के चलो डेटा चेक करने की जरूरत होगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब हमने करी है, तो आप जर्नल बुक देखोगे। अगर आपको ये पता करना है कि किस किस से परचेज कितना कितना करी है, तो आप लेजर बुक देखोगे। आपको ये पता अगर करने की जरूरत होगी कि पूरे साल भर में हमने कितना परचेज कर रखी है, तो उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस देखोगे। आप कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे। आप कितना, आपके पास कितना एसेट है, आपके पास कितना कैपिटल है, आपके पास कितनी लाइबिलिटीज है, ये पता लगाना हो तो उसके लिए आप बैलेंस शीट देखोगे। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या दे रहा है आपको, एक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप बहुत सारे पार्टी हैं जिनको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की जरूरत है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बिजनेस हम कर रहे हैं, दूसरे को हमारा इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? अब बताता हूं। आपको पैसे की जरूरत है, आप जाओगे बैंक से कर्जा मांगने कि सर मुझे कर्जा दो, तो बैंक बोलेगा कि हम आपको, आप पे कैसे विश्वास करें कि आप मान के चलो हम आपको कर्जा दे देंगे, आप फ्यूचर में हमें वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये हम कैसे आप पे विश्वास कर ले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके अपनी अकाउंटिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको दिखानी पड़ेगी कि सर ये देखो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखी है, देखो हमारा बिजनेस तरक्की कर रहा है, हम हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी बिजनेस की देखो एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी कम है, हमने खुद कितना पैसा लगा रखा है। तो जब आप फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक के साथ शेयर करोगे तभी तो बैंक आपको लोन देगी। उसी तरह से मान के चलो आप चाहते हो कि पब्लिक लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाए, तो आप लोगों के साथ आप अपनी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जब शेयर करोगे तभी तो आपका लोग, इन्वेस्टर लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो हर साल आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, तो आप टैक्स कैसे पे करोगे, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसके लिए तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अकाउंटिंग आपको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लाके देती है। ठीक है, तो ये सारी 5 पॉइंट थी जो हमने आपको बताया कि एक अकाउंटिंग का करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। बेसिकली ये पांचों बात नीड ऑफ अकाउंटिंग में कवर हो जाता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, हमको देखना है कि बिजनेस का प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर के बीच में, वेरियस पार्टी के बीच में प्रोवाइड करना। तो ये बच्चे थी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या सब फायदे हैं, अकाउंटिंग के क्या सब फायदे हैं, तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। ये भी 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि अकाउंटिंग के क्या सब फायदे हो सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वही मेरा बेनिफिट भी है, बट थोड़ा सा अलग वर्ड होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि अकाउंटिंग के क्या सब फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा है बच्चों कि अकाउंटिंग मेमोरी को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस मेमोरी। मेमोरी आप समझते हो सर, याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं होती है अगर आप अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचो कि एज अ बिजनेसमैन आपके बिजनेस के अंदर लाखों ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रखोगे तो आपको इतने सारे ट्रांजैक्शन को आप कैसे याद कर पाओगे। और अगर आप इसी में अपना सारा ध्यान लगा दिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किससे कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, उसी के हिसाब किताब में, तो फिर बिजनेस को आगे कैसे ले जाओगी। तो अकाउंटिंग बोलता है कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन की सारी
रिकॉर्डिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बिजनेस के ग्रोथ पे ध्यान दो, आप बिजनेस के तरक्की पे ध्यान दो। तो अकाउंटिंग हमें सबसे जबरदस्त बेनिफिट देता है कि ये मेमोरी को रिप्लेस करता है, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा था सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिकली एंड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये बच्चों हमने बात कर ही रखी थी कि अकाउंटिंग हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, कंप्लीट देती है, और दूसरा सिस्टमैटिक देती है, यानी हम ट्रांजैक्शन को पूरे सिस्टमैटिक ढंग से और कंप्लीट, ऐसा नहीं कि एक ट्रांजैक्शन हमने करी दूसरी छोड़ दी, हम कंप्लीट और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात ऑलरेडी कर रखी थी कि अकाउंटिंग करने से हमें कंप्लीट और सिस्टमैटिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये हेल्प करता है इन असर्टेनिंग प्रॉफिट, हेल्प करता है इन असर्टेनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन करने में, हेल्प करता है इन असर्टेनिंग प्रॉफिट। अब देखो बच्चों, अकाउंटिंग तो प्रॉफिट का पता लगाता है, यानी आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें सही प्रॉफिट का पता चलता है। और सही प्रॉफिट तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है अकाउंटिंग करने से, क्योंकि एक बिजनेसमैन को ये जानने का पूरा हक है, और तभी तो वो बिजनेस को आगे ले जा पाएगा कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट उसको पता चलेगा, तभी तो वो बिजनेस को आगे ग्रोथ की ओर ले जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था, हेल्प करता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फोर्थ पॉइंट है कि ये हेल्प करता है इन असर्टेनिंग फिनेंशियल पोजीशन। अब बच्चों फिनेंशियल पोजीशन तो आपने समझ रखा है, फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है, यानी ये करता है हेल्प एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज का पता लगाने में, एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का पता लगाने में ये हेल्प करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सबसे पहला हमने बात करी कि अकाउंटिंग से हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। दूसरा बात तो ये हमें कंप्लीट और सिस्टमैटिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट और सिस्टमैटिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। और तीसरी बात प्रॉफिट का पता लगाता है। चौथी बात फिनेंशियल पोजीशन की पता लगाता है। तो ये चार एडवांटेज है। इसके अलावा आप लिखना चाहो तो एक और एडवांटेज हम लोग लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये फैसिलिटेट करता है टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप बिजनेस करते हो ना तो बहुत सारे लीगल कंप्लायंस आते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो जैसे कि आप अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हो, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको जीएसटी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। आप अगर कंपनी खोलते हो तो फिर आपको कंपनी एक्ट को कंप्लायंस करना पड़ता है, यानी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फिर आपको क्या होता है, हर साल आपको इनकम टैक्स भरने पड़ते हैं, इनकम टैक्स भरने पड़ते हैं। ठीक है, अब कंपनी एक्ट के अंदर बहुत सारे आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जीएसटी के अंदर हर महीना आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो आप रिटर्न बनाते हो, जीएसटी एक्ट, इन कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स के अंदर जो रिटर्न फाइल करते हो, ये रिटर्न फाइल कैसे करोगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, क्योंकि इस रिटर्न फाइल के अंदर आपको परचेज की डिटेल्स देने की होती है। रिटर्न फाइल के अंदर क्या देनी पड़ती है, आपको परचेज, सेल्स, इन सब की डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, आपको प्रॉफिट की डिटेल देनी पड़ सकती है। तो आपको इन सारी जानकारी, मान के चलो आपने प्रॉफिट की डिटेल्स आपने दी, आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा,
अगर आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग के अंदर ही आपको मिल सकता है। तो इन सब के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो फिर परचेज की डिटेल, सेल की डिटेल आपको मिलेगी कहां से, आपको प्रॉफिट की जानकारी कहां से मिलेगी। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि अगर आपको लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, फैसिलिटेट करना है, तो आपको अकाउंटिंग जरूरी है, अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। और मान के चलो आपने किसी तरह से परचेज सेल किसी तरह से डाल दिया, आपने अकाउंटिंग नहीं कर रखी है, आप डाल दिया, फिर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा कि इनकम टैक्स तुम कैसे कैलकुलेट किया बताओ, नोटिस भेज देगा। जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा कि ये जो जीएसटी तुमने परचेज सेल दिखा रखा है, इसके पीछे कौन सा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए हो। तो इसीलिए आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के वजह से आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि उनको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, उनको कंपनी एक्ट के बहुत सारे रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये चार आपको जो मैंने अब क्या बोलते हैं एडवांटेज आपको बताया कि मेमोरी को रिप्लेस करता है, कंप्लीट करता है, सिस्टम कंप्लीट और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉफिट निकालता है, पोजीशन फिनेंशियल पोजीशन बताता है, ये तो आपके फायदे हुए। लेकिन फिफ्थ जो है वो है लीगल रिक्वायरमेंट, कि आपको तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सोचते हो कि चलो हमको प्रॉफिट नहीं पता करना है तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, कैसे करोगे, इसीलिए आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ फायदे हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं। सिक्स्थ, ये हेल्प करता है। सिक्स, आप 4 से 5 आप बेनिफिट आप दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद ये आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, बट कुछ बातें हम लोग एडिशनल और लिख लेते हैं। हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट। अब ये क्या होता है सर? अब देखो, झगड़े क्यों होते हैं, डिस्प्यूट क्यों होते हैं? डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। अब देखो, जनरली बिजनेस में झगड़ा क्यों होगा? अगर ऐसा हो सकता है कि हमने किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, मैंने किसी बिजनेसमैन के साथ ट्रांजेक्शन करी 1 लाख रुपया का, ठीक है, हमने परचेज करी और हम बोले कि हम आपको बाद में चुका देंगे, ठीक है, और एक साल के बाद वो बोलता है कि सर 50,000 नहीं, आपको 52,000 देने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि आपस में जब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि आपका सब कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लेते हो ना, तो झगड़े की चांस नहीं रहती, क्योंकि हमने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया है, सामने वाला पार्टी भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। हमने बोला कि हमने 50,000 की परचेज करी है, तो सामने वाले के बुक्स में 50,000 की सेल लिखी हुई है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ ट्रांजेक्शन मिस कर दिए, कुछ ट्रांजेक्शन भूल गए, तो वहां पे झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान के चलो किसी ने हमें ब्लेम भी कर दिया, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हम कोर्ट के पास साबित कर सकते हैं कि सर देखो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखी है और हमने सारा जो ट्रांजेक्शन है वो दिखा रखी है, तो फिर ये आपको एविडेंस के रूप में काम आ जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग जो है डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो अब एक आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। असिस्ट मतलब हेल्प करना, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को टू टेक डिसीजंस, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को टू टेक डिसीजन। अब ये क्या होता है सर? अब देखो, मैनेजमेंट मतलब कौन? बिजनेसमैन जो बिजनेस को चला रहा है, उसको कैसे हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अब देखो, हर एक बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है, कहीं ना कहीं वहां पे मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे मान के चलो हमें कुछ स्टाफ को हायर करनी है, तो हमारे पास पैसा है उसको सैलरी देने के लिए या नहीं। अगर हम मान के चलो हमारे पास बहुत सारा बिजनेस है, हम कहीं पे अपना एक एडिशनल ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन के लिए हमें मनी की जरूरत होती है। बिना पैसे की हम बिजनेस एक दिन भी नहीं चला सकते हैं। तो पैसा का सटीक आपका पैसा कितना है आपके पास, आपके पास पैसा कितना है, आप किस तरह से क्या बोलते हैं पैसा का हिसाब किताब रख रहे हो, वो कहां मिलेगा? वो अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा।
तो इसीलिए अगर हमें पैसा का सही हिसाब किताब मिल जाता है तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं। यानी हमारा अकाउंटिंग तो कहीं ना कहीं मनी के, पैसे के ही आसपास है, क्योंकि वो पैसे के लेन देन को सही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से उसका रिकॉर्ड रखता है। और अगर हमें पैसा का सही रिकॉर्ड मिल जाए तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये कैसे अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी हमने टोटल कितने 7 पॉइंट बताया। एक तो मेमोरी को रिप्लेस करता है, कंप्लीट और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉफिट बताता है, फिनेंशियल पोजीशन बताता है, फिर हमें लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने में फैसिलिटेट करता है, डिस्प्यूट इसके वजह से क्या होता है, कम हो जाते हैं, फिर मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो ये सारी बातें थी अकाउंटिंग के एडवांटेज यानी अकाउंटिंग के फायदे। चलो बच्चों, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन यानी अकाउंटिंग के क्या सब लिमिटेशन है। अभी तक हमने अकाउंटिंग की बहुत सारी भराइयां की, यानी इसके ये फायदे हैं, इसके वो फायदे हैं, तो कुछ तो नुकसान भी होगा, यानी कुछ तो सीमाएं भी होगी। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। ठीक है, कमियां यानी कि क्या सब सीमाएं हैं, क्या सब लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो अगर अकाउंटिंग के इतने सारे फायदे हैं तो कुछ तो उसके लिमिटेशंस भी होगी, कुछ तो उसके कमियां भी होंगी। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या सब लिमिटेशन हो सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट करते हैं कि सबसे पहला लिमिटेशन जो अकाउंटिंग का है वो है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट, इसको समझते हैं सबसे पहले। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अब पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है सर? हमारे व्यक्तिगत निर्णय। हमारे व्यक्तिगत निर्णय यानी हम कुछ और निर्णय ले रहे हैं, बट वही दूसरा बंदा सेम चीज के लिए कुछ और निर्णय ले रहा है, यानी इसको बोलते हैं व्यक्तिगत निर्णय। यानी हमारे पर्सनल जजमेंट की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है अकाउंटिंग। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। यानी आप यहां पे इसको समझ सकते हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। एज वेल एज साइंस। अब ये आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग सर आर्ट्स भी है और साइंस भी है, वो कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइंस क्यों है, इसके पीछे लॉजिक समझो। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर अब जब आगे चल के देखोगे, नए नए चैप्टर्स पढ़ोगे, तो वहां पे देखोगे कि अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है। ठीक है, अब रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इसीलिए प्रिंसिपल है, इसीलिए इसको साइंस बोला जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग को साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। और अब आप जानते होंगे कि साइंस के अंदर, साइंस का जो मेन फीचर है उसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे थ्योरम होते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस बोला गया है। ठीक है, अब देखो, अगर रूल्स है तो रूल्स क्या पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होगा? यानी अगर कोई रूल बताया जाएगा कि अकाउंटिंग का ये रूल है, तो ये हमारे लिए भी वही होगा जो आपके लिए होगा, यानी सभी व्यक्ति के लिए होगा। तो यहां पे पर्सनल जजमेंट नहीं है, इसको समझते हैं। यहां पे नो पर्सनल जजमेंट, नो पर्सनल जजमेंट। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि सर अकाउंटिंग अगर साइंस है तो यहां पे कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी ये कोई, आप बोल सकते हो कि ये अकाउंटिंग में लिमिटेशन नहीं आते, नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्ट्स के ऊपर कि अकाउंटिंग एक आर्ट्स है। ठीक है, अब सर आर्ट्स कैसे है? क्योंकि देखो यहां पे अब जब आगे चल के अकाउंटिंग करोगे तो आप देखोगे कि अब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन है। यानी कि आप बोल सकते हो कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। ये भी बात मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं। ठीक है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं।
प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आगे चल के आप बैलेंस शीट और पीएल वगैरह बनाओगे तो आप देखोगे कि पीएल अकाउंट को भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है कि वहां पे पर्सनल जजमेंट होता है कि मैं अपने बिजनेस का पीएनएल इस तरह से बनाऊंगा, आप बोलोगे कि मैं अपने बिजनेस का पीएनएल अकाउंट अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये आपके पर्सनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होता है कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ अपने मन से एज्यूम करते हैं। जैसे कि आगे चल के आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि आप एसेट का लाइफ, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो तो वहां पे एसेट का लाइफ निर्धारित करते हो। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो तो वहां पे आपका एसेट का लाइफ पता लगाना होता है। अब एसेट का लाइफ कितना होगा, जैसे अब मैं सोचता हूं कि मेरे मोटर कार का लाइफ 10 साल होगा, आप सोच रहे हो कि 8 साल होगा, कोई सोचता है कि एसेट का लाइफ मान के चलो मोटर कार 5 साल चलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सब अपने अपने पर्सनल जजमेंट के वजह से हमारा अकाउंटिंग क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है, ये एक सीमा है कि हमारी अकाउंटिंग तो कुछ अलग बता रही है, आपकी अकाउंटिंग कुछ अलग बता रही है, क्योंकि यहां पे पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। तो साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं अकाउंटिंग आर्ट है, यानी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है और वो इन्फ्लुएंस करता है अकाउंटिंग को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट, दूसरा लिमिटेशन क्या हो सकता है। तो सर दूसरा लिमिटेशन होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है सर, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरी, अधूरी सूचना। यानी कि आप बोल रहे हो कि आपका अकाउंटिंग अधूरी सूचना देता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो सर अकाउंटिंग करते क्यों है, इसको समझते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझो। अब देखो अकाउंटिंग जो हमें हमें इंफॉर्मेशन देता है वो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन देता है, यानी पीछे का इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये कभी भी अकाउंटिंग आगे का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तब तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, है कि नहीं है। सोचो आप, मान के चलो आपने रेंट पे किया तो हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन एक साल बाद जो रेंट पे करेंगे उसकी अकाउंटिंग तो हम नहीं कर सकते। यानी फ्यूचर की अकाउंटिंग नहीं करता है, पास्ट की अकाउंटिंग करता है। जो ट्रांजैक्शन हो जाता है, जो ट्रांजैक्शन हो जाता है उसकी अकाउंटिंग किया जाता है। तो जैसे मान के चलो हम अभी कौन से साल में है सर, हम अभी 2023 में है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग 2022 की इंफॉर्मेशन दे सकता है, 2023 की इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट 2024 की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग नहीं दे सकता है। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 2022 2023 की तो मिलेगी, बट 2024 की नहीं मिलेगी। यानी अकाउंटिंग क्या होता है, करंट और पास्ट इंफॉर्मेशन देता है। करंट एंड पास्ट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, पास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट अगर आप बात करोगे फ्यूचर इंफॉर्मेशन की तो वो अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता है। फ्यूचर इंफॉर्मेशन, तो सर फ्यूचर इंफॉर्मेशन तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये तो हमें मान के चलना पड़ता है कि एजम्पशन लेना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग के बेसिस पे सर हम एनालिसिस करते हैं, यानी हमारा अकाउंटिंग पास्ट इंफॉर्मेशन और करंट इंफॉर्मेशन देता है, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे एनालिसिस करते हैं जिससे हम फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। चलो बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड लिमिटेशन क्या है। हमने फर्स्ट बात कर ली कि उसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व था, दूसरा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है कि थर्ड है कि ओनली प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में ही बात कर रखी थी कि केवल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है, और वो भी वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मनी के टर्म में मेजर किया जा सके, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी मेजर
इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी अकाउंटिंग हमको वही इंफॉर्मेशन देगा जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हो और जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, केवल उसी इंफॉर्मेशन को देगा। यानी अगर आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कोई घटना घटित हो रहा है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं करेगा। जैसे हमने बात करें कि आपने अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़े पर्सन किसी मैनेजर को अपॉइंट किया, इसकी वजह से आपका बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बट उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं करेगा क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो यह भी एक प्रकार का लिमिटेशन हो जाता है अकाउंटिंग का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट है कि गलती होने का चांस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करता है सर? इंसान ही तो करता है। तो उससे गलती हो सकती है, उससे कुछ छूट हो जाएगी, मतलब कुछ मिस्टेक हो सकती है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जो मिस हो गया। एरर और ओमिशन इन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, एरर और ओमिशन इन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब एरर का मतलब क्या होता है? गलती हो जाना। एरर का मतलब क्या होता है? गलती हो जाना। और ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना। देखो, गलती हुआ और एक हुआ कि छूट गया, वो ट्रांजेक्शन हम लिख ही नहीं पाए। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग कौन करता है सर? अकाउंटिंग हमारे आपके जैसे ही इंसान करता है। ठीक है, अब उससे गलती हो सकता है, वो इंसान है, इंसान से तो गलती हो सकती है, तो एरर और ओमिशन होने का भी चांस रहता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। तो बच्चों, हमने कितने सारी लिमिटेशन पढ़ी? हमने सर 4 लिमिटेशन पढ़ी। फर्स्ट हमने क्या बात करी कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हमारा जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्यों इनकम्प्लीट देता है? क्योंकि वो करंट और पास्ट इंफॉर्मेशन देता है बट फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। थर्ड हमने बात करी कि वो केवल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी जो मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो इसको भी हमने लिमिटेशन मान लिया। और चौथा, इंसान ही अकाउंटिंग करता है तो उससे गलती और ओमिशन हो सकती है, एरर और ओमिशन हो सकती है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग की क्या सब लिमिटेशन है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा सर? आज हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ी कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमने पढ़ी एडवांटेज, उसके बाद हमने पढ़ी एडवांटेज के बाद हमने पढ़ी लिमिटेशन। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आपके कोई कमेंट्स हो, आपके कोई सुझाव हो, तो वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप उनको मिलती रहे। और आपको ये सारे नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।